बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रंद। नाजरीन, अगर आज की खबरों की हम बात करते हैं तो आज इस्लामाबाद या पाकिस्तान भर से ज़्यादा बड़ी खबर खैबर पख्तूनख्वा है और मरकज़ है, मंबा है खबरों का आज खैबर पख्तूनख्वा, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके अपने होम ग्राउंड पे टूट फूट का सामना है। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, साबिक वज़ीर दिफा इमरान खान साहब के देरीना साथी परवेज़ खटक ने बिलाखिर चंद माह की मशावरत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बनाने का ऐलान कर दिया है और उस्मान बुज़दार के बाद महमूद खान दूसरे और परवेज़ खटक तीसरे वज़ीर आला होंगे जिन्होंने इमरान खान या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर अब छोड़ दिया है। खैबर पख्तूनख्वा आज मरकज़ है। सियासी खबर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मौजूद रहेगी और अगर या फिर उससे आगे जाएगी, और अगर खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मौजूद रहेगी तो कितना नुकसान पहुंचा सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पंजाब में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब तोड़फोड़ हुई तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनी। ये भी इत्तलात मौजूद थी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जो परवेज़ खटक साहब का ग्रुप है इनका कोई इंजमाम भी हो सकता है। बहरहाल अभी वो नहीं हुआ, आने वाले दिनों में होगा या नहीं होगा। पीटीआई का फ्यूचर क्या होगा अपने होम ग्राउंड पे जब खबर खैबर पख्तूनख्वा की है तो बात भी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से की जानी चाहिए। हमारे साथ हैं साबिक सूबाई वजीर हिशाम इनामुल्लाह मरवत। 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन इब्तदाई लोगों ने छोड़ा उनमें हिशाम भी शामिल थे, लेकिन हिशाम ने अभी तक अपना कोई पॉलिटिकल फैसला नहीं किया। और दो मेरे सीनियर्स हैं, मैं दोनों को बहुत एहतराम देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा से दोनों का ताल्लुक, फ़खर काका खेल और महमूद जान बाबर मेरे साथ होंगे। और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम कुछ बात करेंगे टीटीपी के हवाले से, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का जो हालिया बयान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का, तो उसमें महमूद जान बाबर और फ़खर मेरे साथ होंगे। लेकिन पॉलिटिकल सेगमेंट में हिशाम हमारे साथ होंगे। तो तीनों मेहमानों को फ़िलहाल खुशामदीद कहता हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हिशाम से। हिशाम, आपके ख्याल में आज परवेज़ खटक साहब ने जो अनाउंसमेंट की एज अ पोलिटिकल वर्कर, एज अ साबिक लीडर या सूबाई वज़ीर पीटीआई, आप उसे कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और ऑब्वियसली ये जो परवेज खान खटक साहब ने जो फैसला लिया है वो दिस वाज ड्यू टू हैपन, क्योंकि आपको खबर होगी कि इन्होंने पार्टी से तो पहले ही किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। अपने ओहदे से भी इन्होंने इस्तीफा दे बिल्कुल। दिया था और फिर ये कुछ दिन पहले पीटीआई वालों की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया जिसमें उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया। ऑब्वियसली, जी 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 बिल्कुल। तो ऑब्वियसली ही हैड अ कपल ऑफ चॉइसेस, इसका ईदर टू इम्पैक्ट जॉइन अशाम अनदर अशाम पार्टी। इसका इम्पैक्ट आप एज और अ पॉलिटिशियन कैसे देखते हैं? क्या परवेज खटक ने जो चैलेंज लिया है पीटीआई को, होम ग्राउंड पे चैलेंज किया है उन्होंने एक तरीके से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आपके ख्याल में वो इस चैलेंज को अबूर करने में कामयाब हो सकते हैं? बस जी, ये तो वक्त बताएगा कि ये चैलेंज उनका क्या रिजल्ट देता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी खैबर पख्तूनख्वा का जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसमें एक ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि हमारे यहाँ शख्सियात हैं जो कि पॉलिटिक्स में रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि फॉर जनरेशंस फैमिलीज हैव कम हु हैव बीन इन पॉलिटिक्स। और मेरा खानदान भी एक ऐसी खानदान से है। तो इनकी एक ये कामयाबी रही है कि सियासी जितने भी खानदान हैं केपी में, अक्सर के साथ इनका राब्ता रहा है, चाहे वो इनकी पार्टी में पीटीआई में थे या नहीं थे। जब इनकी दौरे हुकूमत थी और ये वजीर आला थे तो उस वक्त में भी अपना ताल्लुक बरकरार रखे रखा। हुए थे अच्छा, उनसे। आपकी बात से हिशाम ये तासुर मिलता है कि जो एक पीटीआई के क्लाउड की बात होती थी उसके होम ग्राउंड खैबर पख्तूनख्वा में, आप कह रहे हैं, आपकी बात से जो तासुर मिल रहा है कि क्लाउड उतना नहीं है जितना कि एक तासुर है, अगर मैं गलत नहीं हूं? नहीं, नॉट एनी मोर, यू आर बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक हैं। आपका तजजिया बिल्कुल ठीक है। सियासी परवेज खटक की साहब की तरह लोग जब पार्टी से अलग हो गए हैं तो उन्होंने पार्टी को एक बहुत बड़ा डेंट दिया है। सही। और ऑब्वियसली ये भी एक रियलिटी है कि ग्राउंड पे पीटीआई का वोट है, लेकिन वोट शख्सियात को भी देखता है, वोटर सपोर्टर शख्सियात को भी देखते हैं।
ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी टिकट दे दें और उसको खड़ा कर दें सही और उससे ये उम्मीद रखें कि वो पास होगा और सही आपके लिए सीट जीत के आएगा। सही। आप कह रहे हैं कि एक लीडर का या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तन तना वोट नहीं है, पार्टी का फैक्टर है, शख्सियात का फैक्टर है और किसी हद तक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैक्टर है। हशाम, जो मेरी मालूमात हैं, परवेज खटक साहब भी आपसे राब्ते में थे, जहांगीर तरीन साहब से भी आपकी मुलाकातें हुई। आपने अपना पॉलिटिकल फैसला, चूंकि आप उन लोगों में जिन्होंने 9 मई के बाद इब्तदा में पार्टी को छोड़ा और अलल ऐलान छोड़ा, अभी तक आपने अपना कोई पॉलिटिकल फैसला किया? खटक साहब से राब्तों में कोई पेशरफ्त या तरीन साहब से राब्तों में कोई पेशरफ्त हुई? I'm in touch with all these political जो हमारे वहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स हैं, खासकर जहांगीर तरीन साहब और परवेज खटक साहब। और वो कहते हैं ना कि दूध का जला पानी भी फूक फूक कर पीता है। बिल्कुल। तो हमारी वही मिसाल है। पीटीआई वाज माय फर्स्ट पार्टी, तो आई हैड अ लॉट ऑफ ट्रस्ट, अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द चेयरमैन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इन्होंने किया, जो इस मुल्क के साथ किया और फिर स्पेशली इंस्टीट्यूशंस के साथ इन्होंने जो किया, और नए 9 मई में जो इनके सपोर्टर्स जिनको इन्होंने उकसाया और जो वाकयात हुए, उसके बाद वट एवर आई डिसाइड आई एम गोइंग टू be very careful, so I have not decided yet. Okay. लेकिन जी, आप हमारे साथ मैं अपना फैसला करूंगा। बिल्कुल, वक्त के साथ आप अपना फैसला करेंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। महमूद जान बाबर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, पेशावर की पॉलिटिक्स पर, मिलिटेंसी पर, हर चीज़ पर गहरी निगाह रखते हैं। महमूद जान बाबर साहब, महमूद खान साहब तो खटक साहब को प्यारे हो गए, आप हमें प्यारे हैं। बताएं, ये प्यारे होने का सिलसिला जो चल रहा है, आप इसे किस नज़र से देखते हैं? मैं माजरत खा हूँ, आवाज में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, लेकिन जो मैं सवाल खुद ही समझ लेता हूँ कि आप पूछ रहे हैं कि इसके असरात क्या होंगे जो आज हुआ है। तो मैं इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ है, इसका काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था। सही। और ये लोग, अगर कोई ये कहे कि पीटीआई को इसका नुकसान नहीं होगा, तो ये बात, क्योंकि इससे पीटीआई के कुछ हमें अंदाजा था कि शायद वो कुछ हीरोइकशिप भी करेंगे और शायद वो कुछ ये फैसला कर लें कि नहीं, थोड़ी सी सख्ती बर्दाश्त करेंगे लेकिन पार्टी में रहेंगे। उसमें से 2-3 ऐसे चेहरे भी अब यहाँ पे आए हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अब ये यहाँ तो आ गए हैं और यहाँ तक इनका सफर भी पूरा हो गया है। अब आगे का सफर जो इनका शुरू होगा वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये जो लोग हैं, ये 2018 में आए थे, इन्होंने इलेक्शन जीते थे, बहुत सारे पहली बार जीते थे। सही। तो ये अकेले नहीं जीते थे, उसकी 2-3 वजूहात थी। एक तो उस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो इमरान खान के साथ थी। सही। और वो जीत में उसका भी एक असर था। इसके अलावा इमरान खान के नाम पे वोट पड़ते थे, वो इनको वोट पड़ा था। शख्सियात की बात की शाम साहब ने, वो भी ठीक है, शख्सियत भी होनी चाहिए, लेकिन ये 2 फैक्टर्स तो बीच में से अगर अब निकल जाते हैं, तो अगर ये अभी कारकुन के पास जाते हैं तो इनके लिए कि ये उस बनाए हुए कारकुन को जिसके वोट से ये हमेशा असेंबली में जाते थे, अब उसको कैसे जाके उसका सामना करेंगे। महमूद भाई, आपको 1 मिनट के लिए यहीं रोकूंगा। एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। महमूद जान बाबर ने जो बात की 3 फैक्टर्स की, फखर के सामने ये सवाल पेश करेंगे कि फखर उसको किस तरीके रिस्पॉन्ड करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि फ़खर से उस पर इनपुट लेंगे, लेकिन फ़खर को दोबारा हम ज़रा कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हशाम हमारे साथ हैं। हशाम, अब आपके ख्याल में परवेज़ खटक साहब ने पार्टी अनाउंस कर ली है, आपने अपना कोई पॉलिटिकल फैसला अभी तक नहीं किया, लेकिन ये चीज़ तो नज़र आ रही है कि परवेज़ खटक साहब ने अगर पार्टी अनाउंस की है, मज़ीद लोग उनके साथ जाते हैं, तो जो PDM की जमातें हैं या मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो बेनिफिशियरी नजर नहीं आते इस टूट फूट के। मैं जी ये कहूंगा कि इट्स गोइंग टू बी अ टफ कंपटीशन। द मेन इनकी जो कंपटीशन होगी या मुकाबला होगा वो वही JUI के साथ होगा। सही। और पार्टीज अगर आप देखें तो वो एक आई वुड से एक खास रीजन तक महदूद हो गई हैं। सही। ANP पेशावर रीजन तक महदूद हो गई है। मुस्लिम लीग नवाज जो है वो हज़ारा रीजन तक महदूद हो
गई है। इनके साथ जो मेरी इंफॉर्मेशन है, परवेज खान के साथ जो इलेक्टेबल्स हैं वो तकरीबन पूरे सूबे से हैं, ये दिखाई दे रहा है। और आज की जो हशाम, अब तस्वीरें आई आपको हैं इनकी हशाम जो हशाम मीटिंग की, हशाम आपको क्या लगता है, परवेज खटक साहब जो है उन्होंने पार्टी तो बना ली है, पिछली बार पीटीआई की 2 अक्सरियत थी, तो अगली जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत होगी वो 2 से 3 इत्तेहादी जमातों की होगी, जिस तरीके से पीटीआई की टूट फूट हो रही है? मुझे लग तो ऐसे ही रहा है कि अगर परवेज खटक साहब हुकूमत में, लेट्स से इफ ही मेक्स इट टू मेकिंग गवर्नमेंट इन केपी, तो वो इत्तेहाद करेंगे किसी ना किसी के साथ। सही। इट कैन नॉट बी द वे और इट और वाज इन आपका जो 2018। अभी तक मशावरत का अमल है, आप खैबर पख्तूनख्वा में जो स्ट्रांग जमातें हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि पीटीआई का अपना एक वोट बैंक है, खटक साहब का अपना एक जो है ना फैन क्लब है, जमीयत वहाँ एक स्ट्रांग होल्ड रखती है, लेकिन पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन या एएनपी, हशाम का ऑप्शन मरकजी जमातें होंगी, सूबाई लेवल की जमातें होंगी, या फिर इंडिपेंडेंट ही आप कहेंगे कि मैं प्रेफर करूंगा इलेक्शन में जाना? देखिए, मेरा डिसीजन इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट माय सीट। सही। मैं तो खुद प्रोविंशियल में इंटरेस्टेड हूँ, मैं प्रोविंशियल का हल्का लड़ूंगा। सही। लेकिन हम अपने डिस्ट्रिक्ट से एक नेशनल सीट भी लड़ेंगे। सही। तो नेशनल सीट पे मेरे जो मशरान हैं सैफुल्ला बिरादरान में, उनमें से अनवर सैफुल्ला खान या सलीम सैफुल्ला खान लड़ेंगे। सही। तो वी आर और गोइंग टू डिसाइड और वो अकॉर्डिंग कौन टू से दैट। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को प्रेफर करेंगे आपके ख्याल में? तो ऑब्वियसली वो किसी मरकजी जमात को प्रेफर करेंगे। ठीक हो गया। माय प्रेफरेंस वुड बी a political party that makes a government in तो फिर KP, तो but फिर we are तो one फिर family. पुराने We are ताल्लुक one पे family, तो हम अलग अलग नहीं जा लेकिन सकते। लेकिन हशाम, पुराने ताल्लुक पे आप तरीन साहब को प्रेफर करेंगे या फिर पीएमएल-एन या पीपल्स पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम? मैं जी इस वक्त पे कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। सही। आई एम लुकिंग एट डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है। और मैं वही फैसला करूंगा जिसमें मेरे लोगों का फायदा हो, ठीक है शाम, जिसमें पहले मेरे हल्के का फायदा हो, फिर मेरे जनूबी अजला का फायदा हो। बिल्कुल ठीक है शाम। रियलिस्टिक अप्रोच आपने वाजे तौर पर कहा। पॉलिटिकल नजरियात एक तरफ, लाजमी सी बात है जिन स्टेक होल्डर से यानी वोटर से आप वोट लेकर आते हैं उनका फायदा देखना है, और एक रियलिस्टिक अप्रोच एक पॉलिटिशियन की यही होनी चाहिए। नजरियात के नाम पर जो बातें हमारे सियासतदान करते हैं और नजरियात पर अमल दरामद नहीं करते। महमूद जान बाबर साहब हमारे साथ हैं। महमूद जान साहब, आपके ख्याल में जो बात ब्रेक पर जाने से पहले आपसे हो रही थी, आपने जो सूरत-ए-हाल वाज़े की है, तो आपको लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक स्प्लिट मैंडेट होगा जब तक कि फ़खर हमें ज्वाइन करते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो लोग चले गए हैं, अब ये चले गए हैं पीटीआई से, तो इनके लिए थोड़ी सी जो मुश्किलात थी वो मुश्किलात कम हुई हैं, क्योंकि इनमें से मैं बहुत सारे ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि जिनके हवाले से ये बात सामने आई थी कि उनकी कुछ की गिरफ्तारियां हो चुकी थी और कुछ की होने वाली थी। बिल्कुल ऐसा। और ये सिर्फ 9 मई के हवाले से नहीं होने वाली, 9 मई के अलावा भी इनकी गिरफ्तारियां मुतवक्किल, करप्शन के केसेस थे, बहुत सी चीजें थी, जो बड़े प्रोजेक्ट्स चले थे। आप देखिए बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से इश्तियाक कुरमड़ इसमें बैठे हुए हैं, और खटक साहब जो है वो बीआरटी के हवाले से उनकी तहकीकात होनी थी। इसके अलावा भर्तियों के हवाले से महमूद खान साहब के हवाले से बात होनी थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और इसमें 9 मई के वाले भी लोग बैठे हुए हैं, ठीक, जो कि 9 मई में परसों 2 लोग गिरफ्तार हुए थे। सही। तो अब अभी अदालत से उनकी गिरफ्तारी हुई थी और हमें इनके हवाले से सामने नहीं आई थी। लेकिन महमूद भाई, आपको यहाँ रोकूंगा। फखर काफी देर से वेट कर रहे हैं ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। हम फखर को नहीं ले सके थे काफी देर से। फखर को चाहूंगा कि वो अपना इनपुट दें। फखर, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, फखर काका खेल उसे कैसे देखते हैं, और क्या पीटीआई की 2/3 अक्सरियत को परवेज खटक साहब तोड़ सकेंगे? देखिए शाहिद भाई, मेरा नहीं है ख्याल, बल्कि ये जो जहांगीर तरीन 2 या इमरान 2 टाइप की एक्सरसाइज के वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि जो दावे किए जा रहे हैं 57 पार्लियामेंटेरियन आज की बैठक में मौजूद थे, लेकिन जो हमारे पास नाम आए हैं वो सिर्फ बता रहा है, और इसमें कोई बड़ा नाम भी हमें नजर नहीं आता। जैसे मुराद साहब हो गए, शहरियार अफरीदी हो गए, शहराम तरक गए, आतिफ खान, गंडापुर हो गए, और जो
फॉर्मर आतिफ खान हो गए, शहराम तरके हो गए, ये बड़े बड़े स्टालवर्ट थे, अली मोहम्मद खान हो गए, जो हमें आज की बैठक में नजर नहीं आए। गो के इंतजार तो बहुत अरसे से किया जा रहा था और हमारी इत्तलात के मुताबिक 1 साल से खट्टर साहब की पहली ख्वाहिश ये थी कि वो खुद तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत को संभाले। ताहम जब वो ना बन पाया के बाद पीपल्स पार्टी ही उनकी पहली चॉइस थी। उसके बाद नून लीग के साथ भी उन्होंने राबिते किए और आखिरी तक उन्होंने जेयूआई के साथ भी राबिते कायम करने की कोशिश। हम जब वो सारे ऑप्शन फेल हो गए तो उसके बाद उनके पास एक ही ऑप्शन रह गया था। वो चाह रहे थे कि वो खुद इंसाफ का नाम लेकर पार्टी बनाएं, लेकिन जाहिर बात ऐसा होना नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने पार्लियामेंटेरियन का इजाफा करके फखर हशाम इनामुल्लाह मरवत का एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि इमरान खान या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो सोलो फ्लाइट उनके नाम पे केपीके में नहीं की जा सकती और एस्टैब्लिशमेंट की बात की महमूद जान बाबर साहब ने। तो मल्टीपल फैक्टर्स हमने देखे जो 2018 में केपीके में पीटीआई को 2/3 अक्सरियत मिली। हशाम ने कहा कि कबायली वोट भी होता है, शख्सियात का वोट भी होता है। महमूद जान बाबर ने कहा एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट थी। तो अब अगर कबायली या शख्सियात का वोट निकाल के और एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट निकाल के पीटीआई 2018 में इलेक्शन में जो रिजल्ट दे सकी थी, आपको अगले इलेक्शन में देती हुई नजर आती है? देखिए, डिपेंड करता है ये दीगर जमातों के ऊपर। तहरीक इंसाफ जिस अंदाज से आई थी, जो एक हवा बनाई गई थी खैबर पख्तूनख्वा में, और उसके बाद दूसरी दफा तारीख में पहली दफा उनको दूसरी दफा हुकूमत दी गई। तो इस सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा के लोग ज्यादातर उस हवा का इंतजार करते हैं इस सूबे के अंदर जो इंतखाबात से 3-4 माह पहले चलती है। इससे कबल कहना, कुछ भी कहना मुश्किल होगा, लेकिन अवामी मूड फिलवक्त अब भी ऐसा है कि लोग के अंदर तहरीक इंसाफ लाइकिंग मौजूद है, वोट बैंक मौजूद है। इसके बाद करेगा टिकटों की तकसीम के ऊपर, और फिर उसके बाद वो नाम जो सामने आते हैं उन पर बड़ा मैटर करेगा। महमूद जान, सारे सवाल हैं जिसके नहीं कहा जा सकता कि क्या वही हवा कायम रहेगी जो अच्छा, एक मिनट इस बार इलेक्शन के नतीजे मुख्तलिफ नजर। फखर, यहाँ 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। महमूद जान बाबर, आप एग्री करते हैं फखर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जो एक हवा चलने वाला सिलसिला, खासकर हवाएं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकल बड़ी अच्छी चलती हैं, तो उस हवा चलने वाले तासुर से आप एग्री करते हैं या आप समझते हैं कि वो मैटर नहीं करेगा खैबर पख्तूनख्वा में? मैं माजरत खा हूँ, ये जो आवाज है ना बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, मुझे उनकी बातों की थोड़ी बहुत समझ आई है। अगर आप आवाज रिपीट कर सकें तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। फखर का ओपिनियन ये था कि केपीके में एक जो लाइकिंग मौजूद है पीटीआई की वो हमें नजर आती है, उनका वोटर मौजूद है वो नजर आता है, लेकिन फखर कहते हैं कि 2018 से पहले एक हवा चली थी। हवा से मुराद वो वही बात कर रहे हैं जो आपने एस्टैब्लिशमेंट की बात की कि एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट थी। बलूचिस्तान में कहा जाता है इसी तरह की हवाएं चलती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी फखर ने इशारा किया कि उन हवाओं का भी एक असर होता है, शख्सियात के वोट के साथ साथ जरूर होगा तहरीक इंसाफ का वोट, लेकिन अगले 3-4 महीनों में जो पॉलिटिकल हवाएं चलेंगी खैबर पख्तूनख्वा में, वो कितना इंपैक्ट डालेंगी परवेज खटक साहब को स्ट्रेंथन करने में या पीटीआई को कमजोर करने में, आपके ख्याल में? जी देखें, ऐसी बहुत सारी चीजें मजीद हो सकती हैं जिसमें मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई का जो वर्कर है वो इस वक्त जज्बाती लिहाज से, नफ्सियाती लिहाज से इस वक्त काफी टूटा फूटा हुआ है और वो नाराज है, वो घबराया हुआ है। और उसकी घबराहट की बड़ी वजह यह है कि जिन लोगों पे उनका तकिया था वो आज उसके सामने दूसरी पार्टी में चले गए हैं, और कुछ ही लोग रह गए हैं कि जो अभी उन पे वो ये समझते हैं कि कुछ ही लोग हैं जो पार्टी के हैं जो अभी मैदान में मौजूद हैं। तो अगर 2-3 महीने में ऐसा कुछ होता है कि वो लोग गिरफ्तार हो जाते, फिर इन लोगों को मोटिवेट करने वाला भी अगर कोई नहीं होता, तो आइंदा इलेक्शन में इस पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन अगर अभी इन्हीं हालात में इलेक्शन होते हैं और हालात जो आज हैं नहीं बदलते, तो पीटीआई का वर्कर जो है तो उसका वोट जो है वो इन लोगों को कम से कम नहीं पड़ेगा, ये जो इस वक्त मौजूद हैं। ये इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपने पुराने वोटर को अपने साथ रखें। लेकिन इसमें जो सबसे जो बड़ी बात है, मैं उस वक्त आपके साथ कर रहा था, मैं फिर भी करना चाह रहा हूँ कि इनमें एक और फरीक है जिसे कहते हैं अवाम। ये पार्टियों
वर्कर्स और फला पार्टी और ये पार्टी, उन सब के अलावा एक और भी फरीक है, एक आम वोटर जो सिर्फ इलेक्शन के दिन निकलता है। एक नहीं, आम वोटर के अलावा वो भी जो कि वोट नहीं डालते, उसको ये कहा गया था कि 9 मई के बाद भी और उससे पहले भी कि इमरान खान जो है वो वतन दुश्मन है। उसके वक्त में करप्शन भी हुई थी, उसके लोगों ने करप्शन की थी, लेकिन उसके और उनका हिसाब किताब हर सूरत होके रहेगा। सही, लोगों को ये तसल्ली हो गई थी कि अगर उनके खिलाफ कुछ होता है तो उनके वक्त में जो यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट चले थे, सही, तो उन प्रोजेक्ट्स का अगर हिसाब किताब हुआ जिसमें बिलियन ट्री सुना है और भी है, तो अगर उसके एहतसाब होता है तो उसमें से अगर कुछ निकलेगा तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। सही, ठीक हो गया। फखर, जो सबसे अजीब मैसेज है, जो बुरा मैसेज है जी, जो बुरा मैसेज है, मेरी बात सुने जी जी, मेरी बात सुने, मैं बात खत्म करूं जी जी। उसमें जो मैसेज मिला है वो ये मिला है कि वो लोग जिनके खिलाफ ये तहकीकात होनी थी, उनसे कुछ बरामद होके अवाम को कुछ रिलीफ मिलना था, आज वो इस पार्टी में चले गए, तो अब इनका तो एहतसाब होगा नहीं। सही, मतलब वाला पोर्शन है खाली हाथ रह आप कह रहे हैं वो जो ड्राई क्लीनिंग की हद तक आपको लग रहा है या आवाम को ये मैसेज जा सकता है जो कि नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है किसी सेंस में पीटीआई के लिए। महमूद जान बाबर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फखर हमारे साथ ही रहेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा बात करेंगे टीटीपी के हवाले से और जो हालिया बयानबाजी ख्वाजा आसिफ साहब और ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की हुई और कुछ सवालात हैं जो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान को उनके जवाबात ढूंढने अगर वो चाहते हैं कि मामले को खुश असलूबी से हल किया जाए। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज और फखर काकखेल हमारे साथ हों। वेलकम बैक नाजरीन। हालिया बलूचिस्तान में योब में बिलखुसूस होने वाले हमलों और दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई उसमें TTP की अफ़गानिस्तान में जो मौजूदगी है उस पर ख़दशात का इजहार किया गया और अफ़गान जो क़यादत है उससे मुतालबा किया गया कि वो TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। उसके बाद ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने एक बयान जारी किया, बरतानवी रेडियो से उनकी बातचीत हुई, उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा कि पाकिस्तान अपने मसाइल ख़ुद हल करे और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि दोहा मुआहदा जो है वो अमेरिका और अफ़गानिस्तान या इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के दरमियान था। तो उन्होंने एक तरीके से ये कहने की कोशिश की कि यह मुआहदा पाकिस्तान के साथ नहीं था और TTP के हवाले से उन्होंने शवाहिद मांगे कि पाकिस्तानी हुकूमत उन्हें शवाहिद दे कि TTP उनके सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही है। जो मालूमात हमारे सामने उसके मुताबिक जो TTP के कमांडर हैं यासिर पारकै, वो जो है काबुल में पहुंचते हैं, उनकी भरपूर मेज़बानी होती है, उन्हें खुसूसी परवाज़ के ज़रिए सदारती महल लाया जाता है। इसके अलावा जो तालिबान की आला क़यादत TTP की है, मुफ्ती नूर वली महसूद, हाफिज़ गुल बहादुर, अलीम खान, खुशाली, बरमल, खोस्त और लमन क्या इस वक्त अफ़गान सरजमीन पर रिहाइश पजीर नहीं है। उसके अलावा नूर वली महसूद का बरमल अफ़गानिस्तान में एक तरबियती कैंप में पहुंचने पर उनका भरपूर इस्तकबाल नहीं किया गया। इस पर ज़बीउल्लाह मुजाहिद क्या जवाब रखते हैं। गुलून में एक कैंप है जो कि खुदकुश बम्बारों को तरबियत देता है। खोस्त में वाक़े है, मुफ्ती अहमद शाह उसे चला रहे हैं। मुफ्ती अहमद शाह के बारे में बताया जाता है कि हाफिज़ गुल बहादुर के बहुत करीबी लोगों में और उनके ग्रुप का हिस्सा रहे हैं। कुनड़ के इलाके शुंकरे में भी खुदकुश बम्बार ट्रेनिंग मरकज़ मौजूद है जो कि पाक अफ़गान सरहद से सिर्फ 3.3 किलोमीटर के फासले पर है। पाकिस्तान का या जो पाकिस्तानी दिफाई इदारे हैं, फोर्सेस का यही कहना है कि बॉर्डर के करीब जो कैंप्स मौजूद हैं उन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है। इन शरपसंदों की जानिब से इन्फिल्ट्रेट किया जाता है, बॉर्डर क्रॉस करके कार्रवाई की जाती है और फिर वापस भाग जाते हैं। इसके अलावा कराची में चंद रोज़ कबल एक हमने देखा था कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस पर अटैक हुआ था। उसके अलावा कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनकी जब तहकीकात की गई तो ये सामने आया कि इन हमलों में जो शख्सियात मुलविस थीं या तो वो अफ़गान नेशनलिटी रखती थी या वो अफ़गान सरजमीन से आई थी। हालिया जो सूरत हाल डेवलप हुई है इस पर आने वाले दिनों में किस तरीके से इस मसले को हल किया जा सकता है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने जो बातें की हैं, क्या ये सवालात उनके सामने हैं, क्या वो इनका जवाबात दे सकते हैं, क्या उनके पास इनके जवाबात मौजूद हैं। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं खैबर पख्तूनख्वा से सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ़खर काकाखेल, तालिबान की चीज़ों को बहुत गहरी निगाह से देखते हैं, किताब के मुसन्निफ भी हैं जंगनामा, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज भी हमारे साथ हैं। फ़खर से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। फ़खर, हालिया दिनों में जो दोबारा हम देख रहे हैं कि एस्केलेट किया है प्रॉब्लम ने बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, तो इस मसले का हल आपको कोई नजर आता है फ़खर? देखिए, मसले का हल बातचीत से ही मुमकिन है। कुछ चीजें इसमें हैं जिनको हम समझने में नाकाम नजर आए। पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि अमरीकी इत्तेहादी अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में अमन कायम हो, और इस तरीके से सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि पाकिस्तान समेत दीगर जो अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं बशमूल चीन, उनकी ये ख्वाहिश थी और उनका ये मानना था कि
अमरीकी इत्तेहादी अफवाज के निकलने के बाद इस खित्ते में अमन आएगा। लेकिन बदकिस्मती से 15 अगस्त 2021 के बाद जब अमरीकी इत्तेहादी अफवाज निकल गई तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर भी शोरश बरपा है दागिश की शक्ल में, और उसके जो स्पिल ओवर इफेक्ट हैं वो अब पाकिस्तान के ऊपर पड़ना शुरू हो चुके हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान की जानिब से कोशिश की गई, क्योंकि एक चीज शाहिद साहब ये आप देख लें कि इससे कबल तहरीक तालिबान पाकिस्तान जब बनी थी उनका जो बुनियादी मोटो था वो यही था कि चूंकि अफगानिस्तान में अमरीकी इत्तेहादी अफवाज इमारत इस्लामी अफगानिस्तान की वो मदद के लिए, और इसी के खिलाफ जिहाद फर्ज है, इसी लपेट में फिर पाकिस्तान भी आया। लेकिन अब 15 अगस्त के बाद वो जवाब तो रहा नहीं, तो इसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। फखर एक अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकूं कि आपके ख्याल में आपको ये लगता है कि चशमपोशी कर रही है इमारत इस्लामी अफगानिस्तान टीटीपी की अफगानिस्तान में मौजूदगी से, या अभी तक उनका कंट्रोल कंप्लीट नहीं है? प्रिसाइज कर सकें अगर इसको। देखिए, दोनों बातें ठीक है। एक तो रियासत की हैसियत से अफगानिस्तान की कुछ पॉलिसीज हैं, खुसूसन यूरल 9 के हवाले से, और अफगान में जो तालिबान अमारत है वो भी अंडर प्रेशर है उस यूथ फाइटर से जिनको 20 साल से उन्होंने ये बताया कि लड़कियों का स्कूल जाना ये मगरिबी तहजीब है, बाकी फिरकों के साथ मेलजोल ये कुफर है। अब जो बड़ा इशू इनको आ रहा है अमारत इस्लामी को, वो यही है कि उनके जो जंगजू फाइटर है उनको किस तरीके से पुलिस वाले बनाए, कोच की शक्ल दे, उसको कौन से नहीं बन पाया, और अब उनके ऊपर प्रेशर है मुख्तलिफ हवालों से। उनके अंदर भी एक यूथ फैक्टर मौजूद है जो इंतहा पसंद है। सही। और फखर एक मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ हैं। हारिस साहब, जो वाकयात मैंने मेंशन किए उसमें नजर आता है कि टीटीपी की क़यादत जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद है, वहां पर कैंप्स मौजूद हैं, लोग ट्रेन होते हैं, हमले करते हैं। लेकिन फखर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है कि वहां पर भी अभी तक चशमपोशी की एक वजह यह हो सकती है कि उनका भी कंप्लीट कंट्रोल नहीं है। मुमकिन है वो इस वजह से अभी तक स्टैंड नहीं ले पा रहे, जो कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है। देखें, बात यह है कि अगर ऐसी बात है जो ये 2007 से आप देखेंगे जब से स्टार्ट हुआ, ये जन्म लिया यहाँ पर, जब से स्टार्ट हुआ क्याम के बाद से जब शुरू हुआ टीटीपी स्टार्ट हुई, उसके जब पाकिस्तान मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किए तो ये फाटा के एरिया में, ट्राइबल एरिया में, और फिर अफगानिस्तान पर जाके टीटीपी के तमाम कमांडर बैठ गए। बात यह कि अगर आपके पास रेट ऑफ गवर्नमेंट टाइम नहीं है तो देन यू शुड से कि जी हमें, क्योंकि अब अमेरिकन ने हमारे एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं, $9 बिलियन फ्रीज किया हुआ है, हमारी रेट ऑफ गवर्नमेंट पूरे अफगानिस्तान पे काम नहीं है, इसलिए हमें मुश्किलात होती हैं। हमें अमेरिका और पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए कि हम टेररिज्म मुझसे खत्म करें, हम अपने वादे में दोहा के कमिटमेंट करते हैं। आप ये कहेंगे दोहा में अमेरिका अफगानिस्तान का नहीं था, आपने कहा था यहाँ से दुनिया में कहीं भी आपके जो है वो लोग बिल्कुल करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि टीटीपी पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में नहीं है, तो आपने अभी आपके सामने नूर वली की बात की, अलीम खान की बात की, गुल बहादुर की बात की, उसके बाद सरपकफ भी पीछे वहाँ पर मारा गया, मिस्ट्री तरीके से मारा गया। उसके बाद जितने आप अहमद जवारी वहाँ पर जो अलकायदा भी मौजूद है, उसके बाद वो पहलवान साहब वो मारे गए, कितने लोगों के एग्जाम्पल ले लें जो आप ये कहें कि वहाँ पर मौजूद है। किसको नहीं पता कि टीटीपी का कमांडर नूर वली वहाँ मौजूद है। सही। और उसको अच्छा, एक मिनट के लिए हारिस नवाज साहब आपको यहाँ रोकूंगा, फखर से ये सवाल करूंगा। फखर, आपने जो बात की कि हमें नजर आता है वहां भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हारिस नवाज साहब ने बहुत अच्छी बात की कि अगर प्रॉब्लम्स हैं तो अफगान क़यादत को ये अपने पड़ोसी मुल्क के साथ बैठ के उन्हें बताना चाहिए कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स इस वक्त हैं और इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, और उस मामले को किसी तरीके से एमिकेबली हल करें। और आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, आने वाले दिनों में आपको लगता है कि इस टेंशन को भी कम करने के लिए चीन कोई रोल प्ले कर सकता है? बिल्कुल, और इससे कबल आपको याद होगा कि चीनी वजीर खारिजा ने पाकिस्तान आकर अफगान वजीर खारिजा, पाकिस्तानी वजीर खारिजा और चीनी वजीर खारिजा के माबेन ये इत्तेफाक गया था कि वो एक दूसरे के अंदरूनी मामलात के ऊपर नुक्ताचीनी नहीं करेंगे। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी अक्सरियत इस बात को समझने में नाकाम नजर आती है कि अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो नजरियाती और जिहादी गठजोड़ है और जो साथ है 20 सालों से
ऐसे में उनसे यकदम ये तवक्को रखना कि वो 9/11 की तरह यकदम उनको डिसऑन कर दे, ये मेरे ख्याल में खुद अफगान तालिबान के लिए मुश्किल होगा। लेकिन जाहिर बात है जब काबुल और इस्लामाबाद के बीच में मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी, मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा इशू होगा। लेकिन हमें एक दूसरे के इशू को समझना होगा। पीपीपी हमारे लिए एक मसला है। काबुल हुकूमत को, जो हमारे की हुकूमत है, उनको ये जानना होगा। उन्हें सिर्फ अमेरिका का जो दोहा एग्रीमेंट है उसमें अमेरिका का जिक्र नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी मुल्क के खिलाफ वो सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में, और उसके फौरन बाद हमने देखा कि जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी इशारा किया कि उसके बाद भी अमन जवारी की हलाकत एक बड़ा सबूत है कि जमीन के ऊपर ऐसे अनासर मौजूद हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें वक्त लगेगा। अंदाजन ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में फखर ने कहा कि वक्त लगेगा, हमें भी थोड़ा सा अफगान क़यादत को स्पेस देना पड़ेगा। आपके ख्याल में फखर इस पॉइंट पे ठीक हैं, या आप समझते हैं कि नहीं, हमने 12 वक्त दिया है लेकिन जो चशमपोशी है वो मुसलसल जारी है? देखें, 2 साल गुजर गए हैं। अभी चीफ आर्मी स्टाफ स्पेशली ईरान के दौरे पे गए हैं। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम हमारे बहुत लोग शहीद हो रहे हैं। और इससे चीफ आर्मी स्टाफ ने जाके वहाँ उनके सदर से मिले हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मिले हैं, उनके पासदार, उनके सरबराह जो हैं उनसे मुलाकात की है, फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की है। क्योंकि देखिए, जो अभी भी प्रॉब्लम ये कि अफगानिस्तान में नॉर्दर्न लाइन, जो नॉर्थ एरिया है, वहाँ अभी भी इनकी नहीं है। वहाँ पर जो मसूद से जो थे, उनके बेटे वहाँ पर अभी भी वहाँ पर सरंगेजी करते हैं। और ईरान को उनकी ज़ाहिर वो सपोर्ट करते हैं। तो चाहते हैं कि ये 2 स्टेक होल्डर हैं, ईरान और पाकिस्तान, दोनों मिलकर अफगान गवर्नमेंट को समझाएं कि इससे कितना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो सकती सेंट्रल एशिया से यहाँ की एक कोयटा की तरह गवादर पोर्ट के ऊपर। उसके बाद सेकंड ये कि आपको इसके साथ, या अगर हम नहीं कर सकते तो पाकिस्तान को अलाउ करें। हम तो कह रहे हैं आपसे हम कोऑर्डिनेट करते हैं लिमिटेड सर्जिकल स्ट्राइक में, जहाँ वो हमारे हमें मालूम है कहाँ बैठे हुए हैं, कंसंट्रेशन में है, उन जगह सर्जिकल स्ट्राइक। आपने कहा कि बिल्कुल कोऑर्डिनेट करें, अगर अलाउ करें कि वो अपने दुश्मनों का पाकिस्तान खुद जो है ना सफाया कर सके, उसके लिए अफगान हुकूमत की इजाजत की जरूरत होगी। फखर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हारिस नवाज साहब ने हाईलाइट किया, ईरान का भी एक उतना ही रोल है अफगानिस्तान में जितना कि पाकिस्तान का है, और अब हमें बीजिंग का भी बढ़ता हुआ रोल नजर आता है। आपको नहीं लगता कि इस मसले को हल करने के लिए जो खित्ते के तीनों चारों ममालिक हैं, अगर एक साथ बैठे तो इस टेररिज्म के इशू से इकट्ठे कम से कम हम 3 मुल्क, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, निकल सकते हैं? बिल्कुल शायद यही एक वाहिद हल है। और आपके इल्म में है कि हमारे आर्मी चीफ हालिया दिनों में ईरान का दौरा भी उन्होंने किया है, सिक्योरिटी इश्यूज पर ही बात हुई है। और ये सिर्फ मसला अफगानिस्तान का सिर्फ हमारे साथ नहीं है, खुद ईरान के साथ इनके बॉर्डर क्लैशेस हो रहे हैं। इस तरह ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ वक्तन फवक्तन उनके बॉर्डर के इश्यूज आ रहे हैं, सिवाय चीन के, क्योंकि उनके साथ उनका फॉर्मल बॉर्डर लगता, फॉर्मल बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं है। इसी वजह हालांकि चीन का भी बॉर्डर लगता है। लेकिन हमें जो तमाम रीजनल जो इलाकाई ममालिक हैं, उनको भेज कर ही अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें करनी चाहिए। यही वाहिद हल है। ठीक है फखर, आपका ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नाजरीन फखर ने मेंशन किया कि अफगानिस्तान के ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर रीजनल ममालिक साथ बैठते हैं और अफगानिस्तान कोऑपरेट करता है तो इसी में तमाम खित्ते की और तमाम ममालिक की बका है। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।